प्रदेश के दौरे पर तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र के विशाखापट्टनम में करेंगे जनसभाएं। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के सामने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक आज से हो रही है शुरू। बैठक में करीब 200 विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर होगा मंथन। मौसम विभाग ने कहा और भीषण हो सकता है बिपरजॉय तूफान। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। साइक्लोन के धीरे धीरे उत्तर की दिशा में पाकिस्तान कोस्ट की तरफ बढ़ने का अनुमान। खेल की खबरों में ओवल में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए भारत को 280 रनों की दरकार। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 444 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद। और दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी गा स्वियातेक ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। फाइनल में स्वियातेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुर्चोवा को 3 सेटों तक चले कड़े मुकाबले में 6-2, 5-7, 6-4 से दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभा में मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। इससे पहले अमित शाह ने कल महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा रखा और साथ ही साथ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की आज से बैठक शुरू हो रही है। बैठक 13 जून तक चलेगी। विकास मंत्रियों की ये बैठक विकास से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है और इस बैठक में 2 मुख्य सत्र होने हैं। पहला सत्र सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होगा, तो वहीं दूसरा जो सत्र होगा वो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 बैठक शुरू होने से पहले बनारस के काशी विद्यापीठ में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और विशेषताओं पर एक संगोष्ठी में भाग लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने प्राकृतिक आपदाओं में कई देशों की मदद की है। साथ साथ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी भरोसा है कि संकट के समय सरकार उन्हें बचाने आएगी। 9 साल में अगर देखें, जब नेपाल में भूकंप हुआ, जब यमन में लड़ाई हुई, जब श्रीलंका में बारिश के कारण उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, जब म्यांमार में तूफान हुआ, जब अभी टर्की में जब भूकंप हुआ, तो आप देखिए कि जब भी दुनिया में जो संकटें होती हैं, मोदी सरकार एक तो दुनिया के लिए भला करती है, दुनिया की मदद की ओर कदम उठाती है, पर सबसे ज्यादा हमारे जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, हमारे नागरिक जो जाते हैं, आज उनके मन में है कि भाई कहीं भी कुछ भी संकट है, हम अपने देश पर विश्वास कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों को जन भागीदारी की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। तो बहुत सारे हो चुके हैं इस लेवल पे, प्रेसिडेंट पीएम के लेवल पे। अभी तक हमारा जो है हम 18वें हैं, हमारे पहले 17 और देश जो हैं G20 की अध्यक्षता संभाल चुके हैं।
पहली बार G20 जो है ये एक जन भागीदारी की दृष्टि से देखा जाए। कोई भी देश अगर ऐसी अध्यक्षता संभालता है तो कार्यक्रम जो है उनके राजधानी में होता है, उनके एक दो बड़े शहरों जो कमर्शियल कैपिटल जो कहते हैं वहाँ होता है। हमारे अध्यक्षता के समय करीब 60 शहरों में G20 जो है इसके कार्यक्रम मनाए जाएंगे और उसमें जो है काशी का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाराणसी में हैं और विदेश मंत्री ने सुबह का नाश्ता अनुसूचित जाति बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के आवास पर किया। नाश्ते के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वाराणसी में G20 की बैठक में खाद्य सुरक्षा और अनाज को लेकर होने वाली चर्चा में मिलेट्स को बढ़ावा देने का संदेश जाएगा। आज से आप जानते हैं G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। और विदेश मंत्री की मेजबानी करने वाले परिवार का कहना है कि जिस सादगी से विदेश मंत्री उनके परिवार से मिले उससे वो बहुत उत्साहित हैं। मेहमानों को खाना अच्छे से खिलाया, बहुत प्रसन्न होकर गए हमारे घर से वो लोग, बहुत अच्छे से दिया। कल से हम लोग तैयारी में लगे थे उनकी कि आएंगे, तो हमने स्वागत किया, खाना खिलाया उनको अच्छे से खुश होके गए हैं। फोटो भी खिंचवाए हमारे साथ खड़े होके, नहीं बस इससे बड़े क्या चाहिए हमको। बहुत अच्छा लगा, हमारे घर में आए, दो विदेश मंत्री आए और खाना खाए, कह रहे बहुत अच्छा लगा, खाना तारीफ करके गए, अच्छा लगा। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाराणसी में कई बुद्धिजीवियों के साथ भी चर्चा की है, वो आपको दिखाते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में विविधता, समावेशन और आपसी सम्मान विषय पर 2 दिवसीय सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। शिखर सम्मेलन में रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के सभी समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाजों के लगभग 100 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। C20 कॉन्क्लेव का उद्देश्य सिविल सोसाइटी संगठनों, नीति निर्माताओं और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच व्यापक संवाद और जुड़ाव की सुविधा प्रदान करना है। C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नागरिक समाज बहुत अधिक मूल्य लाते हैं। उनकी विशेषज्ञता, स्थानीय ज्ञान और समुदाय संचालित पहल समावेशी और सतत विकास के लिए अमूल्य संपत्ति हैं। Arunachal Pradesh has been growing by leaps and bounds during the last few years. Our achievement in the field of economic growth, healthcare, education, nutrition, connectivity, environment protection, e-governance, sports, art and culture has been remarkable. It is seen today as the most improved state in infrastructure. The unparalleled progress which we have witnessed could not have been possible without the unwavering dedicated of our civil society organization tirelessly working towards the historic development of our people. और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पिछले 6 घंटे से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए ये तूफान और भी ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है। इसके 15 जून की दोपहर के आसपास पाकिस्तान के कराची, सौराष्ट्र और कच्छ तट के पास पहुंचने की संभावना है। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तूफान पोरबंदर के 530 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पर मध्य अरब सागर के पास केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे में बिपरजॉय तूफान और भीषण हो सकता है। साथ ही साथ अगले 24 घंटे में इसके उत्तर पूर्वी और
3 दिन में उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने का अनुमान है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मछुआरों और पर्यटकों को लगातार समुद्र तटों पर ना जाने की चेतावनी दी जा रही है। मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था के कारण इंटरनेट पर लगी रोक की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी गई है। सरकार के अनुसार इसका मकसद सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकना है। आदेश में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत भरे वीडियो संदेशों के लिए कर सकते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी को बढ़ाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिरोर के गांव में फिंगर मिलेट को बोया। फिंगर मिलेट को आमतौर पर रागी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य विश्व स्तर पर मोटे अनाज के उत्पादन और खपत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। और आपको बता दें कि मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। शालीमार बाग के मुख्य द्वार से सीधे एक कैनाल गुजरती है जिसे शालीमार कैनाल कहा जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन से 1.6 किलोमीटर के इस कैनाल को विकसित किया जा रहा है जो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। शालीमार बाग डल झील के आकर्षण में शुमार है। प्रेम के बाग की उपाधि से मशहूर इस बाग को रॉयल गार्डन भी कहा जाता है। बाग के मुख्य द्वार से एक मार्ग सीधे डल झील से जुड़ता है। बीते दौर में डल झील से इस कैनाल का राब्ता जैसे टूट गया था। शालीमार कैनाल नालियों में तब्दील दिखती थी, गंदगी जमी हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन से इस कैनाल की सफाई का काम शुरू हुआ है। शालीमार गार्डन और डल लेक को कनेक्ट, जो हमारा शालीमार कैनाल है कनेक्ट करता है, उसको रीडेवलप कर रहे हैं। शालीमार गार्डन के सामने का स्पेस हम लोग रीडिजाइन रीडेवलप कर रहे हैं। कभी ये कैनाल बादशाह जहांगीर की दूरदर्शी नजरों का नतीजा होगी जो सीधे तौर पर नौका के जरिए डल झील से शालीमार बाग तक पहुंचने का साधन रही होगी। डल झील से करीब 1.6 किलोमीटर लंबे इस कैनाल के ट्रैक को स्मार्ट सिटी मिशन से विकसित किया जा रहा है। साइकिल ट्रैक, पाथवे और सड़क के जीर्णोद्धार और शिकारा के जरिए पर्यटकों को सीधे शालीमार बाग तक पहुंचाने की सुविधा बनाई जा रही है। हमने दोनों सुविधाएं वहाँ पे करी हैं। एक तो हमने बढ़िया वॉकिंग स्पेस वहाँ पे बनाया है ताकि लोग वहाँ पे जाके बैठ के कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं एंड दे कैन विजिट द शालीमार कैनाल, दे कैन एक्चुअली रोम अराउंड द एंटायर कैनाल। तो करीब 1 से 1.25 किलोमीटर की जो कैनाल है उसमें वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि ये डल से कनेक्टेड है तो डल का जो शिकारा है या जो बोट्स चलती हैं वो भी शालीमार तक आए और लोगों को बोट्स में भी सुविधा रहे शालीमार तक पहुँचने की। सैलानियों के अलावा आम श्रीनगर के बाशिंदों के लिए ये मार्ग महत्वपूर्ण होगा। आम जन शिकारा के जरिए सामग्री शालीमार बाग तक पहुंचा पाएंगे। इससे फ़ायदे ये है जब ये साफ़ होगा ठीक तरह से, यहाँ से इसको काम भी चल रहा है साइड से, तो इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ी जाएगी। और शालीमार बाग का रोड भी यही है, तो जब टूरिस्ट आएंगे तो इससे इसकी खूबसूरती और उनको अच्छा भी लगेगा यहाँ आना। शालीमार कैनाल, डल झील और शालीमार बाग घूमने आए पर्यटकों के कौतूहल का मार्ग बन गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए डल लेक से शालीमार बाग तक 1.6 किलोमीटर का ये कैनाल तैयार किया जा रहा है। इस कैनाल से ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, और उससे भी सबसे अहम बात कि यहाँ से वहाँ तक नौकायन के जरिए सामान भी लाया जा सकता है, वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और अब अगली खबर, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मल्टी कैरियर ऑपरेशन और 35 से अधिक विमानों की समन्वित तैनाती के साथ अभ्यास कर अपनी समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
इस अभ्यास में भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी तौर पर बनाए गए आईएनएस विक्रांत ने भी एक साथ हिस्सा लिया। इस नौसैनिक अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का भी प्रदर्शन किया गया। नौसैनिक शक्ति का ये प्रदर्शन राष्ट्रीय हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा ये भारत के मित्र देशों को ये आश्वासन भी देता है कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में हमारी सामूहिक सुरक्षा आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम है। इसी के साथ यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोपनीय दस्तावेज मामले में आरोपी बनने के बाद कल पहली बार सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साजिश बताते हुए सत्ताधारी दल पर हमला किया। ट्रंप ने अपने न्याय विभाग पर निशाना साधते हुए कहा कि उन पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों ने कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार छोड़ने के बाद भी सैकड़ों गोपनीय दस्तावेजों को नहीं लौटाया। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से ट्रंप के खिलाफ ये आरोप उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और बांग्लादेश में करीब 1 दशक के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात इस्लामी ने कल ढाका में एक विशाल राजनीतिक रैली की। ये रैली अगले आम चुनाव कराने के लिए अंतरिम सरकार के गठन की मांग को लेकर की गई। रैली में बड़ी संख्या में जमात के कार्यकर्ता और इसके छात्र संगठन के सदस्य पहुंचे। रैली में निष्पक्ष चुनाव कराना, अंतरिम सरकार बनाना, जमात के नेताओं को रिहा करना और उनके कार्यालयों को खोलना जैसी मांगों को उठाया गया। पूर्व सांसद और जमात के नेता डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि अंतरिम सरकार स्थापित करने के लिए उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। गौरतलब है कि 2013 में हाई कोर्ट और 2018 में बांग्लादेश चुनाव आयोग के आदेश के बाद जमात इस्लामी का राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा जमात को केवल बंद स्थानों पर ही बैठक की अनुमति दी गई थी। 1 दशक बाद संगठन ने अपना पूरा दमखम दिखाने का प्रयास किया था। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। ट्रूडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके रूस के खिलाफ संघर्ष में लगातार मदद देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक मिले कनाडा के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यूक्रेन की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा यूक्रेन के जल्द से जल्द नाटो सदस्य बनने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई में होने जा रहे नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन और कनाडा इन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार हैं। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी रक्षा बल दोनेत्स्क के दक्षिण जापोरिजिया और बखमुत के क्षेत्रों पर हमले करने के असफल प्रयास कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी शनिवार को बताया कि यूक्रेन में जवाबी कार्रवाई और रक्षात्मक अभियान चल रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने शनिवार को एक विमान हादसे के 5 हफ्ते के बाद सकुशल मिले बच्चों से मुलाकात की। इन बच्चों ने अपने माता पिता के साथ 1 मई को इस विमान से कोलंबिया के अमेजनस प्रांत में अराकुआरा के लिए उड़ान भरी थी। इंजन में आई खराबी की वजह से विमान जंगल में हादसे का शिकार हो गया था।
विमान में 4 बच्चों के अलावा उनके माता पिता और पायलट सवार थे। हादसे के बाद माता पिता और पायलट की मौत हो गई थी, जिनके शव बरामद हो गए थे, जबकि इन चारों भाई बहनों का कोई पता नहीं चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 हफ्ते बाद चारों बच्चे जंगल में मिले, जिनमें से एक बच्चा महज 12 महीने का है। राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है कि सभी बच्चे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इतने अधिक दिनों तक जंगल में रहने के कारण बच्चे कमजोर हो गए हैं। 40 दिनों तक इन बच्चों ने जंगली फल और वनस्पति खाकर खुद को जीवित रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए बात करते हैं खेलों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और लंदन के ओवल में खेले जा रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 444 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट गंवाकर 164 रन बना लिए हैं। आखिरी दिन 90 ओवर में भारत को 280 रन बनाने हैं और उसके 7 विकेट शेष हैं। चौथे दिन विराट कोहली 60 गेंदों में 44 रन और अजिंक्य रहाणे 59 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रशिक्षण सम्मेलन। इस सम्मेलन आपको बता दें दिल्ली के प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में इसका आयोजन हुआ। तो बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ। अरुण शर्मा हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन, प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा आयोजित किया गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ गए थे और जो सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पूरे देश भर के अंदर वो एक मंच पर आए हैं और आइडिया इस का यही था कि कैसे मंथन हो सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। कि आज जो सिविल सर्विसेज जो सर्वेंट्स होते हैं उनको जो ट्रेनिंग मिलती है इनिशियल समय के अंदर और जो उनका जो इनिशियल टाइम होता है, तो उसमें कैसे सिविल सर्वेंट्स अपने आप को ऐसे ग्रूम कर सके कि नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर सके उस तरह से कि 2047 तक जब विकसित भारत बनेगा, जिसकी भारत एक तरह से जिस विजन पर आगे बढ़ रहा है, तो इनका कितना योगदान इसके अंदर रहेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत और मंथन इसमें लगातार जारी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दे या फिर कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया सके और इस तरह के कई सारे आयोजनों को किया गया है देश भर के अंदर। हम देखते हैं डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है जिसमें कि हर स्टेट के जो डीजीपीज होते हैं तो वो आते हैं, मंथन करते हैं। पहले इस तरह के कार्यक्रम केवल दिल्ली के अंदर हुआ करते थे, लेकिन अब देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर वहां पर होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को सुनते हैं और जो डीजीपीज होते हैं वो अपनी खुद बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, पॉलिसीज लेकर के आते हैं। उसी सेम पैटर्न के ऊपर हमने देखा है
कि इस तरह के कॉन्क्लेव का यहाँ पर एक तरह से आयोजन किया गया है। और इस एक दिवसीय सम्मेलन का मकसद साफ तौर पर यह है कि कैसे सिविल सर्वेंट्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सके नेशन बिल्डिंग के अंदर बेहतर तरीके से, कैसे एक ह्यूमैनिटी के एंगल के साथ में काम कर सकें। इन तमाम मुद्दों पर एक तरह से मंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। बिल्कुल अरुण, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि किस तरह से आम जन को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, इस तरह की योजनाएं बनाई जाएं जो आम जन के लिए कल्याणकारी हों, लाभकारी हों, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, कैसे योजनाएं आम जन तक पहुंचे, इसमें सिविल सर्वेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सिविल सर्वेंट्स किस तरह से आम जन के हित के लिए प्रयास करें, उसके लिए अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते रहते हैं। कहीं ना कहीं उसी के लिए एक भूमिका तैयार करते हुए उन लोगों को और ज्यादा गाइडेंस प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई मंचों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि देश के अंदर कई डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स की कई सारे साइलोज हैं। तो जाहिर सी बात है वर्टिकल साइलोज भी हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी साइलोज हैं। लोग अपने अपने ग्रुप से साइलोज में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इससे पहले भी इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जहां पर एक तरह से पूरे देश से लोग जुड़ते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पर मंथन करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके कि हमें साइलोज को तोड़ना है। जो एक हायरार्की सिस्टम चलती है इस पूरे एक तरह से सिस्टम के अंदर, उसमें कैसे एक तरह से एक जो होता है एक अप्रोचेबल या फिर अप्रोच किया जा सके किसी को भी, इस बात पर एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी हो, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे जो जमीनी स्तर पर जो काम कर रहा है या फिर जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर काम कर रहा है उसके सुझाव देना एक बड़े से बड़े अधिकारी के लिए आसान हो, सुलभ हो, कैसे फीडबैक पर ज्यादा फोकस किया जा सके, जिससे कि जो जब भी पॉलिसीज बनाई जाए नेशनल लेवल के ऊपर तो उसका जनता को सबसे बेहतरीन फायदा मिल सके। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज भी जब इस इवेंट में शिरकत की, उनका विजन और फोकस बिल्कुल एक तरह से साफ था कि कैसे एक तरह से लोग मंथन करें, सिविल सर्विसेज जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपस में मंथन करें, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन लेवल की, यानी कि आगे के फ्यूचर को ध्यान में रख करके, यानी कि 2047 तक जब तक भारत एक तरह से विकसित भारत बनने की कगार पर आगे बढ़ रहा है, तो कैसे उन बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रख करके इनकी ट्रेनिंग की जा सके, इनकी अप्रोच कैसे एक तरह से ग्राउंड लेवल पर जुड़ी हो, जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं प्राइमरीली, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें, साथ ही साथ कैसे उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, कैसे उनके अंदर एक ओनरशिप की भावना है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उनमें किस तरह से उनकी ओनरशिप हो, और जब उनकी ओनरशिप खुद की होगी तो जाहिर सी बात है जब जो प्राइमरी जो आउटपुट निकल करके आएगा काम का वो बेहतरीन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली इन सिविल सर्विस जो सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सिविल सर्वेंट्स है प्राइमरीली, उनको एक तरह से मोटिवेट करते हुए, उनको एक तरह से एक राह दिखाते हुए कि कैसे हमको काम करना है, कि जो हमारा जो मेन लक्ष्य है कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनना है, तो उसमें सिविल सर्वेंट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी और अभी भी है, और उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अरुण, विकसित भारत बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि काम करने के तरीके में जो है पारदर्शिता लाई जाए, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोकस रहा है कि किस तरह से काम करने के तरीके में पारदर्शिता आए। आप देखिए कुछ साल पहले का अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो अक्सर देखने को मिलेगा कि भाई ये काम कराने के लिए इतनी रिश्वत देनी पड़ी और रिश्वत देने की वजह से वो बंदा सुसाइड कर गया, बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे। लेकिन अब रिश्वत वाले मामले तो नजर ही नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, काम करने के तरीके में जो पारदर्शिता आ रही है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, और उस पर बहुत बड़ा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डिजिटाइजेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, कर्मयोगी जैसे जो इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बहुत बेहतरी के साथ में एम्पावर करती है और एफिशिएंट बनाती है। जो इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है पिछले 8-9 साल के अंदर, उस इकोसिस्टम को डिजाइन किया गया है खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, कि कैसे हर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी एक ओनरशिप तय हो सके जब वो एक पॉलिसी बनाता है या अपना एक योगदान देता है सिविल सर्विसेज के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, तो कैसे उसका एक प्रोमिनेंट रोल रह सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी हर तरह से कई मंचों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को संबोधन करते हैं, चाहे वो यंग ऑफिसर्स हो या एस्पिरेंट्स हो, जब भी वो संबोधन करते हैं वो एक बात को साफ तौर पर कहते हैं कि जो यंग ऑफिसर्स हैं और उनकी जो अप्रोच होती है वो बहुत ही एक तरह से जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल होता है उसको ध्यान में रख करके होनी चाहिए। दूसरा कि जी
वो अपने आप को अपग्रेड कर सके, इस बात पर फोकस रहना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसे वो इस तरह से कंट्रीब्यूट करें कि वो नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस भावना के साथ में काम करना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पटल पर भी रखा है और जाहिर सी बात है कि इस इवेंट के बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो पूरे दिन भर में मंथन करेंगे और एक तरह से रोड मैप को तैयार करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं आपस में, जिससे कि एक राज्य की जो बेस्ट प्रैक्टिस दूसरे राज्य में इंप्लीमेंट की जा सके। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होती हुई आपको आगे भी दिखाई देगी। बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण प्रथम और इस नजरिए को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।